नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 18, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। साथियों, जब भी कोई कंपनी बैंक के पास लोन लेने के लिए आती है तो बैंक कंपनी के एसेट्स पे अपना चार्ज क्रिएट करते हैं, एज अ सिक्योरिटी उनको रखते हैं। तो ये चार्ज कैसे हो सकता है, उसमें फिक्स चार्ज हो सकता है या फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है। तो इनकी डेफिनीशन जानने से पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये दोनों तरह के चार्जेस जो हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, क्या होते हैं और कौन कौन से एसेट्स पे ये क्रिएट होते हैं। तो साथियों, जनरली जो एसेट्स किसी कंपनी के पास होते हैं वो या तो फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं, जैसे कि लैंड बिल्डिंग जो होती हैं, या करंट एसेट हो सकते हैं जैसे कि स्टॉक्स, या डेप्टर्स हो सकते हैं जो जिन्होंने कंपनी का जो सामान खरीदा है लेकिन पेमेंट अभी नहीं आया है, उन्होंने पेमेंट अभी देनदार हैं वो कंपनी के। और रॉ मटेरियल हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकती हैं। तो ये सारे जो हैं ये करंट एसेट में आते हैं। अब होता क्या है साथियों, जब बैंक चार्ज क्रिएट करता है तो जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उन पे जनरली जो चार्ज क्रिएट किया जाता है उसे हम फिक्स चार्ज कहते हैं। और वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे क्रिएट होता है, तो इसे हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं या फिक्स चार्ज भी कहते हैं। और इस केस में क्या होता है कि कंपनी अपनी उस प्रॉपर्टी को जिस पे फिक्स चार्ज क्रिएट है उसको सेल नहीं कर सकती। हालांकि फ्लोटिंग चार्ज के केस में थोड़ा डिफरेंस है। फ्लोटिंग चार्ज जो है वो करंट एसेट पे नॉर्मली क्रिएट किया जाता है, और इन्वेंट्री हो सकती है उसमें जो कि रॉ मटेरियल हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकती हैं, और जो डेप्टर्स हैं यानी कि बुक डेप्ट जो हैं कंपनी के, वो भी हो सकते हैं इसमें। वो सारे भी कंपनी के एसेट्स हैं, करंट एसेट हैं, तो उन पे जो चार्ज क्रिएट किया जाएगा वो फ्लोटिंग चार्ज होगा। और क्योंकि इन्वेंट्री जो है, ऑब्वियसली कंपनी को अगर इन्वेंट्री सेल नहीं करेगी, फिनिश्ड गुड्स अगर सामान कंपनी नहीं बेचेगी, तो उसके पास पैसे कैसे आएंगे। या फिर जो उसके बुक डेप्ट हैं, जब वो रियलाइज़ होंगे, जो उनके देनदार हैं उनसे जब पैसे आएंगे तो वो भी कैश में कन्वर्ट होंगे। तो इसीलिए जो फ्लोटिंग चार्ज जिन पे क्रिएट किया जाता है जो करंट एसेट्स पे, उस केस में क्या होता है, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि इन्वेंट्रीज़ जो हैं वो चेंज होंगी, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होगा, फिनिश्ड गुड्स फिर बिक जाएंगी, वो बुक डेप्ट्स में कन्वर्ट होंगी, और बुक डेप्ट जो हैं वो रियलाइज़ होंगे तो फिर वो कैश में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से जो फिक्स्ड, जहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है, वहाँ पे जो एसेट की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। मान लीजिए इस महीने वो 10 लाख है, हो सकता है अगले महीने उसकी वैल्यू 10 लाख से 11 लाख हो जाए, नेक्स्ट मंथ 12 लाख हो सकती है, या उसके बाद में मान लीजिए उसका कुछ सेल हो जाती है तो, या उसके पैसे जो हैं डेप्टर से जो आने हैं वो नहीं आते हैं टाइम पे, थोड़े दिन बाद आते हैं, उस केस में उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। तो ये वेरिएबल हैं, कम ज़्यादा होती रहती हैं, साथ ही इनकी जो क्वांटिटी है वो भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, इट एक्सटेंड्स ओवर अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी। फ्लोटिंग चार्ज इज द सिक्योरिटी इंटरेस्ट और लियन ओवर अ ग्रुप ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट एसेट। नॉन कॉन्स्टेंट एसेट साथियों, जो कि कॉन्स्टेंट नहीं है, जिनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, कम ज़्यादा हो सकती है। देन द चेंज इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है, उनकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। अ फ्लोटिंग चार्ज इज यूज्ड एज अ मीन्स टू सिक्योर अ लोन फॉर अ कंपनी। द एसेट यूज्ड इन फ्लोटिंग चार्ज आर यूजुअली शॉर्ट टर्म करंट एसेट दैट द कंपनी कंज्यूम्स विद इन 1 ईयर। तो वही है, शॉर्ट टर्म जो करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल, बुक डेप्ट्स, इनके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है वो फ्लोटिंग चार्ज होता है। अब एक केस आता है कि मान लीजिए जब सब कुछ सही चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर क्या होगा, दोनों के केस में सीन अलग होता है। अगर कंपनी लोन डिफ़ॉल्ट करती है तो जहाँ पे जिन एसेट्स पे बैंक का जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज है, उस केस में तो, फिक्स चार्ज के केस में तो कंपनी डायरेक्टली जो है उन एसेट्स को सेल कर सकती है, कोर्ट के इंटरवेंशन या ड्यू प्रोसेस जो है उसका, उसके थ्रू। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज के केस में साथियों, पहले क्या होगा, पहले इस फ्लोटिंग चार्ज को क्रिस्टलाइज करना होगा। क्रिस्टलाइज टेक्निकल का टर्म है, क्रिस्टलाइज करना होगा। क्रिस्टलाइज का मतलब है कि फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज में कन्वर्ट करना।
उसके बाद में एक बार अगर वो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जो है कंपनी को ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपने एसेट्स को सेल करे। जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं वो भी फिक्स चार्ज के अंडर में आ जाएंगे, फिर उनको सेल नहीं किया जाएगा। ऐसा जनरली तब होता है जब लिक्विडेशन में डिफ़ॉल्ट होता है लोन का और कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में जाती है, तब उसके उस समय पे जो भी एसेट्स होंगे, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो तो डायरेक्टली सेलिंग की प्रोसेस में चले जाएंगे। फ्लोटिंग चार्ज के केस में जो है बैंक पहले उनको क्रिस्टलाइज करेगा और वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट किया जाएगा फ्लोटिंग चार्ज को। उसके बाद वो फर्दर बैंक जो है उन्हें सेल करके अपने ड्यूज़ जो हैं वो रिकवर कर सकता है। अब इनको साथियों डिफ़ाइन किया गया है, अलग अलग सेक्शंस हैं जो कंपनीज़ एक्ट के, तो उनके अलग अलग सेक्शंस में इनकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेक्शन 77 जो है उसमें प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज दिया गया है। ये कहता है कि ऑल द पर्टिकुलर ऑफ अ चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी शैल बी फाइल्ड विद ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टुगेदर विद एन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। जो भी कंपनी के किसी एसेट पे अगर चार्ज क्रिएट होता है तो 30 दिन के अंदर उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में उसको इन्फॉर्म करना होता है। उसमें क्रिएट ROC में उसकी डिटेल देनी होती है, वहाँ पे क्रिएट होगा। द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर द रूल 6 ऑफ कंपनीज़। तो रूल 6 ऑफ कंपनीज़ जो है जनरल रूल्स एंड फॉर्म्स, उसके तहत ये काम किया जाएगा। सेक्शन 78 कहता है, अगर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के डिटेल देता है, सेक्शन 78 प्रोवाइड दैट द चार्ज क्रिएटेड ओवर द प्रॉपर्टीज इफ नॉट रजिस्टर्ड और इन केस द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर सच चार्ज विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड देन द पर्सन in whose favor such charge has been created may apply to the registrar for registration along with relevant charge creating instruments. Such application has to be made within 14 days after giving notice in this regard to the company. अब सेक्शन 78 कहता है, अगर कंपनी अपने टाइमली रजिस्टर जो ROC में अपना चार्ज जो है वो रजिस्टर नहीं करवाती है, उस केस में जो लेंडर है वो एप्लीकेशन दे सकता है, वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन। 14 दिन के अंदर पहले कंपनी को नोटिस जाएगा, उसके बाद 14 दिन के बाद वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में अप्लाई किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोवाइडेड अगर कंपनी फेल करती है टाइमली उसको रजिस्टर कराने के। अब अलग अलग सेक्शन 77 से 87 तक के जो कंपनीज़ जो सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट में, वो जो सारे जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। जैसे कि सेक्शन 77 अभी हमने पढ़ा था, चार्ज मीन्स एंड इंक्लूड्स मॉर्गेज चार्ज ओवर एनी और ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपनी विद इन और आउटसाइड इंडिया। तो इसमें चार्ज के बारे में बताया गया है, जो मॉर्गेज हो सकती है या चार्ज कोई दूसरा हो सकता है जो कि कोई किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे या सभी प्रॉपर्टीज़ पे हो सकता है विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 77 का सब सेक्शन 1 है, वो कहता है चार्ज क्रिएटेड ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी शैल बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो 30 दिन के अंदर रजिस्टर कराना होगा, हमने अभी पहले भी पढ़ा था, रिपीट हुआ है ये। सेक्शन 77 का सब सेक्शन 2 है, रजिस्ट्रार शैल गिव अ सर्टिफिकेट अंडर हिज हैंड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी चार्ज रजिस्टर्ड स्टेटिंग द अमाउंट देयर बाई सिक्योर्ड। तो रजिस्ट्रार जो है वो एक सर्टिफिकेट देगा कि चार्ज जो रजिस्टर हुआ है उसके रिगार्डिंग। सेक्शन 78 बताता है कि अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ है तो उस केस में चार्ज होल्डर जो है, लेंडर जो है, वो अप्लाई कर सकता है चार्ज क्रिएट करने के लिए इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज आफ्टर गिविंग द कंपनी अ नोटिस इन 14 दिन के अंदर कंपनी को नोटिस देने के बाद 14 दिन के अंदर जो लेंडर है वो या चार्ज क्रिएटर जो है वो अप्लाई कर सकता है। सेक्शन 79 कहता है, इफ़ अ कंपनी एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी चार्ज अंडर सेक्शन 77 देन द कंपनी शैल डिक्लेयर द सेम बाय फाइलिंग द पर्टिकुलर ऑफ द प्रॉपर्टी सो एक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज। अगर कोई कंपनी है जो सेक्शन 77 के अंदर किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज है, वो ऐसी प्रॉपर्टी को अगर कंपनी एक्वायर करती है तो उसको डिक्लेयर करना होगा चार्ज के रिगार्डिंग। ये दिया हुआ है सेक्शन 79 में। सेक्शन 80 कहता है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्रिएटेड any other person acquiring such property charged or any party thereof shall be deemed to have notice to the charge registered and shall take property subject to such charge।
अब सेक्शन 80 कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज है क्रिएटेड, उसके बाद अगर कोई पर्सन, सेकंड पर्सन कोई है जो एक्वायर करता है उसको, प्रॉपर्टी को, तो ये माना जाएगा कि उसको इस चीज़ की जानकारी है, और जो भी चार्ज जो रजिस्टर है उसको सब्जेक्ट, यानी कि वो उसके साथ ही चार्ज क्रिएट रहेगा, उसके साथ ही वह प्रॉपर्टी एक्वायर किया जाएगा। सेक्शन 81 कहता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शेल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस क्रिएटेड। तो सेक्शन 81 के अंडर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो एक रजिस्टर रखेंगे, यानी कि एक रिकॉर्ड रखेंगे जो भी चार्ज क्रिएट किए गए हैं उनके रिगार्डिंग। सेक्शन 82 कहता है द कंपनी शेल इंटीमेट द रजिस्ट्रार ऑफ एनी पेमेंट सेटिस्फैक्शन इन फुल ऑफ एनी चार्ज रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो अगर कोई चार्ज है वो पेमेंट हो गई है, सेटिस्फाइड हो गया है चार्ज फुल में, तो विद इन 30 डेज जो है कंपनी को इंटीमेट करना होगा रजिस्ट्रार को। सेक्शन 83 कहता है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में डील करता है सेक्शन 83। सेक्शन 84 है इन केस ऑफ an order for appointment of receiver or manager is obtained by any person, then such person shall give notice of such appointment of receiver manager within a period from date of such order। तो अगर कोई रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट किया जाता है तो 30 दिन के अंदर उसका इंफॉर्मेशन देनी होगी। सेक्शन 85 कहता है द कंपनी शैल मेंटेन एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर। तो कंपनी को भी अपने यहाँ रिकॉर्ड रखना होगा जो जो चार्जेस क्रिएट किए गए हैं। सेक्शन 85 के अंडर ये प्रोविज़न है। 86 के अंदर साथियों प्रोविज़न है कि अगर जो प्रायर जो सेक्शन है चार्ज के रिगार्डिंग, अगर वो जो है फॉलो नहीं किए जाते हैं, उनकी जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो नहीं की जाती हैं, उस केस में पेनल्टी लग सकती है जो कि 1 लाख से कम नहीं होगी और 10 लाख तक जा सकती है। यानी कि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है, और जो भी ऑफिसर उसमें डिफ़ॉल्ट करेंगे उनको पनिशमेंट हो सकता है अप टू अ टर्म ऑफ 6 मंथ, 6 महीने तक की जेल भी उस केस में हो सकती है। सेक्शन 87 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट द टाइम फॉर फाइलिंग चार्ज मे बी एक्सटेंडेड अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड फॉर अ फ्यू कंडीशन मेंशन्ड इन द सेक्शन। और सेक्शन 87 कहता है जो चार्ज फाइलिंग के जो टर्म है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अगर कुछ कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करने के पश्चात। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो चार्ज फाइलिंग की जो टाइम है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। साथियों ये अलग अलग सेक्शंस हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं था, अब एज़ इट इज़ आपको याद करने हैं, या याद भी नहीं करने, आप 2-3 बार जो वीडियो देखें तो काफ़ी चीज़ें आपको अपने आप ही दिमाग में रह जाएंगी। एज़ इट इज़ वर्ड बाई वर्ड तो याद करना बड़ा मुश्किल है इनको, लेकिन आप 2-3 बार अगर इसको रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें रजिस्टर हो जाएंगी, और वहाँ पे आप आशा करते हैं कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शंस जब आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएंगी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो हमारे उन सभी साथियों के साथ शेयर करें, बैंकर साथियों के साथ जो JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।